चलिए नमस्कार, मैं मुकेश जाट एक बार फिर आपका MGCI की IMP टेस्ट सीरीज़ जो चल रही है उसमें स्वागत करता हूं, आपका वेलकम करता हूं। हम लोगों ने जो चैप्टर कंप्लीट किए हैं, फर्स्ट चैप्टर हमारा था लघुगणक दैट इज लॉगरिथम। 2 वीडियो में हमने बहुत प्रॉपर उसको कंप्लीट कर लिया था। सेकंड वन जो हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ दैट इज समांतर श्रेणी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, उसको भी बेहतर तरीके से अपन ने कंप्लीट कर लिया। और आज जो थर्ड चैप्टर जिसके हम IMP क्वेश्चन देखने वाले हैं वो है गुणोत्तर श्रेणी जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। आओ हम लोग इसे स्टार्ट करें। तो यहाँ पहला क्वेश्चन एकदम बेसिक का निकल के हमारे सामने आया। बहुत इजीली हम चीज़ों को समझना स्टार्ट करें। हमारे सामने वो एक श्रेणी इट मीन्स सीरीज रख सकता है और पूछ सकता है कि बताओ इसमें से कौन सी सीरीज अर्थात श्रेणी GP है या नहीं है। सपोज सेम क्वेश्चन हमारे AP में भी आ सकता है ना। तो हम लोग इजीली उसको चेक कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ आपके सामने ऑप्शन दिए हैं, इन्हीं ऑप्शंस के बेस पे हम लोग चीज़ों को समझते हैं और कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी हम लोग सीखते हैं। वही लिमिटेड क्वेश्चन अनलिमिटेड कंसेप्ट या लिमिटेड कंसेप्ट अनलिमिटेड क्वेश्चन, है ना। तो क्वेश्चन अपना एक रहता है लेकिन कंसेप्ट अपन बहुत सारे लगा देते हैं उसके अंदर, ताकि एक ही क्वेश्चन की हेल्प से हम बहुत सारी चीज़ों को समझ सकें, सीख सकें। तो जैसे ऑप्शन 1 है हमारा, क्या लिखता है 3, 9, 27। ये GP है या नहीं है, तो इसको चेक करने का एक तरीका तो आपको सबको मालूम है कि यदि मैं 9 में 3 का भाग देता हूं तो 9 को 3 से डिवाइड करूंगा तो 3 आएगा। इसी प्रकार 27 में मैं 9 का भाग दूंगा, डिवाइड करूंगा, 3 आएगा। तो यहाँ जो रेशियो है जिसको हम R कहते हैं वो रेशियो इक्वल आ गया, इट मीन्स ये GP है। तरीका नंबर 1 जो बहुत बेसिक तरीका है, हर बंदों को पता होता है। एक और तरीका है जो जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन की प्रॉपर्टी है। सेम प्रॉपर्टी हम लोगों ने समांतर श्रेणी इट मीन्स AP में डिस्कस की थी। वही प्रॉपर्टी हम यहाँ भी अप्लाई करना चाहते हैं। मैं चाहता हूं कि आप उस प्रॉपर्टी से इसको देखो। वो प्रॉपर्टी क्या है कि यदि कोई बंदा हमको GP के 3 पद देता है तो हम जो बीच वाला पद है उसका स्क्वायर करेंगे और उसका स्क्वायर पहले और तीसरे पद के मल्टीप्लीकेशन इट मीन्स गुणा के बराबर आ गया तो हम कहेंगे कि ये GP है। आई थिंक 9 का स्क्वायर करेंगे 81 आएगा और 27 इंटू 3 अगेन 81 आया। तो बीच वाला जो पद है उसका स्क्वायर पहले और तीसरे पद के गुणा के बराबर है। इट मीन्स ये जो सीरीज है, ये जो श्रेणी है वो डेफिनेटली GP है, गुणोत्तर श्रेणी है। ठीक है। इसी तरह से सभी ऑप्शन को आप बहुत खुशी खुशी चेक कर सकते हैं। सपोज सेकंड ऑप्शन हमसे क्या कहना चाहता है, वेरी इजी, 3, 1 एंड 1/3। मैं चाहता हूं इसी प्रॉपर्टी से आप चेक करो। तो 1 का आप स्क्वायर करेंगे, बीच वाले पद का स्क्वायर करेंगे, पहले पद इट मीन्स 3 और तीसरा पद इट मीन्स 1/3। इनके मल्टीप्लीकेशन गुणा के बराबर आना चाहिए। 3 से 3 कैंसिल कर दीजिए, 1 का स्क्वायर 1 और 1 इंटू 1 अगेन इज 1। इट मीन्स ये GP है। बाकी तो एक बेसिक प्रॉपर्टी सबको पता है, दूसरे पद में पहले पद का भाग देने पर उतना ही अनुपात आएगा जितना तीसरे पद में पहले पद का भाग देने पर आएगा। हिंदी में अनुपात, अंग्रेजी में रेशियो। ओके, सेम प्रॉपर्टी हम यहां अप्लाई करना चाहते हैं C में। तो C क्या है यहाँ पे, √2 + 1 है ना। सॉरी, मैं यहाँ नीचे लिखता हूं ताकि आपको बेहतर तरीके से एक्सप्लेन कर सकूं। यहाँ प्रॉपर स्पेस हमारे पास नहीं है, हम लोग यहाँ लिख लेते हैं, है ना। तो प्रॉपर हमको एक्सप्लेन करने में आ जाएगी चीजें। देन ऑप्शन थर्ड, √2 + 1 2 एंड √2 - 1। वेरी इजी। जो बीच वाला टर्म है उसका स्क्वायर कर दीजिए, इट मीन्स 2 का आप स्क्वायर कर दीजिए और पहले और तीसरे को आप गुणा कर दीजिए। तो √2 + 1 इंटू यही आपका √2 - 1। यहां शायद आप जानते हैं A + B इंटू A - B वाला फार्मूला लग जाएगा। 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। यहां A + B इंटू A - B इट मीन्स √2 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, है ना। तो 2 का स्क्वायर क्या हो गया आपका 4
और यहां यदि अपन बात करें तो ये हो जाएगा आपका 4 और √2 का स्क्वायर दैट इज 2 और माइनस में क्या हो जाएगा 1। और शायद आप जानते हो कि 4 और आपका जो 1 है वो इक्वल नहीं है। इट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि ये जो सीरीज है, ये जो श्रेणी है, यह जीपी नहीं है। यही आपसे पूछा है निम्न में से कौन सी गुणोत्तर श्रेणी नहीं है, तो हमारा ये जो आंसर है वो हो जाएगा। तो गुणोत्तर श्रेणी इट मीन्स जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन को चेक करने के कितने तरीके बताए मैंने आपको? 2। दूसरा पद बटे पहला पद, दूसरे पद को पहले पद से डिवाइड करो, वही अनुपात तीसरे को दूसरे से डिवाइड करने पर आना चाहिए। बहुत बेसिक प्रॉपर्टी है, हर दुनिया में सबको पता होती है, बट स्पेशल प्रॉपर्टी अपन ने क्या देखी कि बीच वाला जो पद है, सेंटर वाला जो टर्म है, उसका स्क्वायर कर दो, पहले और तीसरे का गुणा कर लो। यदि बीच वाले का वर्ग और स्क्वायर पहले और तीसरे के गुणा के बराबर आ गया, वो भी जीपी है। यह स्पेशल प्रॉपर्टी है जो कभी भी आपसे पूछी जा सकती है। सपोज यदि मैं एक्स्ट्रा में आपके सामने कहूं यहाँ पे इसी प्रॉपर्टी को यूज करूं कि ABC यदि जीपी में है तो मैं कहता हूं B स्क्वायर इक्वल टू A इंटू सी होगा। क्या आप इस चीज को मानते हो? बोले सर एग्जैक्टली। यदि ABC जीपी में है तो सेंटर वाले टर्म का स्क्वायर करने पर उतना ही आएगा जितना पहले और तीसरे का मल्टीप्लीकेशन इट मीन्स गुणा करने पर आएगा। हमने इस तरह से चीजों को समझा है ना। अच्छा, यहीं पर ये चूंकि आपने समझ लिया, अब मैं एक और चीज आपको यहाँ दिखाना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ। यह भी क्वेश्चन आ सकता है कि चाहे कोई सी भी सीरीज हो, एपी हो, जीपी हो, एचपी हो, यह भी पूछ सकता है कि यदि मैं सीरीज को डिटरमाइन करना चाहता हूं, आइडेंटिफाई करना चाहता हूं, उसकी पहचान करना चाहता हूं, तो मुझे न्यूनतम मिनिमम कितने पद लगेंगे? सोचो, कम से कम कितने पद लगेंगे? निश्चित रूप से कम 3 पद लगेंगे। फॉर एग्जाम्पल यही बात कर ले अपन, इसी की बात कर ले, दूसरा कंसेप्ट भी अपन देखें यहाँ पे कि सपोज कोई बंदा कहता कि 3,9, बताओ ये कौन सी सीरीज है, एपी है कि जीपी? हम कहेंगे भाई आप इन दोनों पदों को देख के, दोनों टर्म्स को देख के आप बता ही नहीं सकते कि ये जो सीरीज है ये एपी होने वाली है या ये जीपी होने वाली है। हम तभी देख के बता पाएंगे जब एटलीस्ट पदों की संख्या 3 हो, एटलीस्ट नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो 3 हो। फॉर एग्जाम्पल हम अपने फिंगर्स को देखें, उंगलियों को देखें। यदि मेरे पास में 3 उंगलियां हैं तो मुझे इन उंगलियों के बीच में गैप दिखाई देगा। मैं आपसे पूछ सकता हूं कि बताओ इन उंगलियों के बीच में गैप जो है एक जैसा है या नहीं है ना। सपोज अभी यहां कर देता हूं तो गैप शायद कम ज्यादा हो गया और यहां करूं तो लगभग बराबर हो गया। तो यदि मैं 3 उंगलियों का यूज करूंगा तभी तो 2 गैप, अब आप इनको डी बोल दो या आर बोल दो, हो पाएंगे और तभी आप इनकी कंपैरिजन और तुलना कर पाएंगे। यह क्वेश्चन भी कभी भी आ सकता है कि श्रेणी के निर्धारण के लिए फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ सीरीज मिनिमम टर्म्स ऑफ सीरीज मस्ट बी, या पदों की न्यूनतम संख्या होना चाहिए। योर आंसर शुड बी 3, आपका उत्तर होना चाहिए 3। बहुत बेसिक क्वेश्चन है जिनको आपको ध्यान रखना है। ऐसा ना हो कि हम सिंपल क्वेश्चन से बोर्ड हो जाए और घर आ जाए, प्लीज, है ना। तो बहुत सिंपल सी चीजें अपन ने डिस्कस की। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखें। ये जो मैं आपको आईएमपी सीरीज बता रहा हूं, आप ये समझ लो कि ये आपने कंप्लीट कर ली तो ये ओनली पीएटी के लिए नहीं है। जो कॉम्पिटिटिव, जो आपके एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं व्यापम के या जिसके भी, इन्हीं में से क्वेश्चन घूम के आएंगे। कंसेप्ट बहुत प्रॉपर अपन ने बनाए हैं, बहुत बेसिक और बहुत सिंपल, है ना। आ जाओ आगे। ये बंदा हमसे क्या कहना चाहता है, सुनो इसकी बात को ध्यान से, खूब आराम से समझने की कोशिश करो। यहां इन्होंने हम लोगों के सामने एक श्रेणी रख दी है, यहां श्रेणी लिखा हुआ है। आप और हम जानते हैं कि यदि आप हमको समांतर श्रेणी अर्थात एपी का क्वेश्चन दोगे, सबसे पहले हम ए और डी, किसकी बात कर रहा हूं, समांतर श्रेणी में सबसे पहले ए और डी की बात करूंगा मैं। ठीक ऐसे के ऐसे ही गुणोत्तर श्रेणी इट मीन जीपी की बात करोगे तो सबसे पहले मैं किसकी बात करूंगा, तो सबसे पहले मैं बात करूंगा ए की और आर की। किसकी बात करने वाला हूं, सबसे पहले मैं ए और आर की बात करने वाला हूं। तो कभी भी गुणोत्तर श्रेणी का क्वेश्चन आए तो सबसे पहले हमको ए और आर मतलब फर्स्ट टर्म और रेशो अनुपात के बारे में सोचना चाहिए। आ जाओ। तो यहां मुझे लगता है कि जो हमारा पहला पद है वो तो सभी को पता है, बहुत आसान है ना। और
जो हमारा r है वो कैसे निकलता है, सभी बंदे जानते हैं कि ये जो मेरा दूसरा वाला पद है 2/9, इसमें मैं भाग देने वाला हूं 2/27 से। हम जानते हैं कि ये जो डिवाइड है इसको जब मैं इनटू में कन्वर्ट करता हूं तो 2/27 कन्वर्ट होके 27/2 हो जाता है। 2 से 2 कैंसिल होता है, 9 से 27 3 टाइम कैंसिल होता है। ऐसे करके मुझे r की वैल्यू यहाँ मिल जाती है। अब इसके बाद मैं यहाँ आगे देखता हूं, ये 162 को मैं जानता हूं ये लास्ट में लिखा है, आखिरी में लिखा है, इट मीन्स ये इसकी लास्ट टर्म है। तो l कितना हो गया 162। अब इन्होंने क्या पूछा मेरे से, तीसरा पद पूछा। तीसरा पद पूछा मतलब पद का स्थान तो मुझे बता दिया 3, लेकिन उस पद का मेरे से क्या पूछा, मान। इट मीन्स tn पूछा। पद के मान को अपन tn बोलते हैं, किसी भी पद की वैल्यू, किसी भी पद का मान है, हम लोग उसको ऑलवेज tn से ही दर्शाते हैं, हमेशा हम tn से ही दर्शाते हैं। हाँ, परंतु आप और हम इस चीज को बेहतर तरीके से जानते हैं कि यदि आप मुझे पद का मान, इट मीन्स किसी भी पद का मान पूछोगे, tn पूछोगे, तो मेरा पहला आपसे एक क्वेश्चन होगा कि जैसे आपने मुझे यहां आने के लिए कहा, तो यहां पहुंचने के मेरे पास में 2 रास्ते हैं। मैं यहां से इंटर होके यहां आ सकता हूं, मतलब इसको मैं प्रथम से बोलता हूं, और मैं 162 से चल के भी यहां आ सकता हूं, जिसको मैं अंत से बोलता हूं। तो पहला क्वेश्चन तो ये है कि मुझे किसी भी पद पे जाना है तो जाना किस दिशा से है, प्रथम से जाना है कि अंत से, मतलब लास्ट से जाना है, तो उसको भी ध्यान रखना। तो हमेशा नोट करो, कभी भी tn के साथ क्या आ गया l, तो इसका मतलब लास्ट से ही जाना है। पॉइंट नंबर 1। मान लो यहां से चीज क्लियर ना हो तो बहुत स्पष्ट बोल रहा हूं अंत से, इंग्लिश में बोलेंगे तो क्या रहेगा, 2/27, 2/9, 2/3, 162, फाइंड द थर्ड टर्म ऑफ सीरीज फ्रॉम लास्ट फ्रॉम एंड। ये इंग्लिश हो जाएगा, सिंपल, इतना सबको समझ में आता है। तो यहां बहुत स्पष्ट लिख दिया है अंत से, साथ में tn के साथ l भी दे दिया है। 100% बात कंफर्म हो गई कि हमको tn तक अब कहां से जाना है, l से जाना है। इट मींस हम अब स्टार्ट कहां से करेंगे, यदि अपन नॉर्मल फार्मूले की बात करें, प्रथम से जाते हैं तो कहां से जाते हैं बच्चा, a से। लेकिन अभी जो फार्मूला अप्लाई होने वाला उसमें हम a से ना जाके कहां से जाएंगे, l से। समझना, दोनों फार्मूला आपको बता रहा हूं। यदि मैं फर्स्ट से जाता तो a, सबसे पहले a लिखता, लास्ट से आऊंगा तो सबसे पहले l लिखूंगा। अच्छा, इधर से इधर यदि मैं जाऊंगा तो r को क्या करूंगा, मल्टीप्लाई करूंगा, r को मल्टीप्लाई करूंगा। और लास्ट से यदि आऊंगा तो मैं r को क्या करूंगा, डिवाइड करूंगा। इधर से जाऊंगा तो गुणा करूंगा, उल्टा आऊंगा तो गुणा का उल्टा भाग, है ना, मल्टीप्लीकेशन का उल्टा डिवीजन हो जाएगा। और दोनों ही केस में जो r की पावर होती है वो क्या होती है, n-1। इसका क्या मीनिंग है, सिंपल मीनिंग है कि यदि आप मेरे से गुणोत्तर श्रेणी का 5वां पद मतलब 5th टर्म पूछोगे तो मैं a इंटू r की घात 5 ना बोल के 4 बोलूंगा। मतलब पद का जो स्थान होता है, पद का जो r की घात होती है वो पद के स्थान से 1 कम होती है। बोलोगे गुणोत्तर श्रेणी का 10वां पद, तो 10वां पद मतलब ar की घात 10 नहीं होता है, ar की घात 9, ar⁴ है ना। तो जो भी स्थान रहेगा r की घात उससे 1 कम रहेगी, चाहे आप फर्स्ट से जाओ चाहे लास्ट से जाओ, वो बात फाइनल है। तो अभी हमको कहां से जाना है tn तक, बोले सर अभी हमको लास्ट से जाना, तो हम ये वाला फार्मूला उपयोग कर लेंगे और बहुत इजीली जवाब देके चले जाएंगे। आ जाओ, शुरू कर दो। तो अब हमको tn कब लिखते हैं, जब स्थान मालूम नहीं होता। जैसे यहाँ आपको तो पता चल गया t3, मतलब मुझे तीसरा स्थान पता करना है साहब। l मतलब लास्ट क्या हो गया, 162 हो गया साहब। ऑब्लिक की बात कर ले अपन, तो r आपने निकाल लिया था, आई थिंक 3 हो गया साहब। अब n-1 है ना, तो r भी 3 है और n भी 3 है तो 3-1 साहब, ये लो, है ना। तो ऐसे करके ये 162 है और यहाँ 3 टू दी पावर 2 आ जाएगा साहब। ये 162 है और यहाँ डिवाइड में ये 9 आ जाएगा साहब। अब 9 से हम इसको कैंसिल कर देंगे, तो 162 को हम लोग यदि कैंसिल करने जाएंगे तो कितनी बार कैंसिल होगा ये आप सभी लोगों को पता है ना। तो 9 से 16 को कैंसिल करेंगे 1 टाइम, एक बार। अब 16 में से 9 कैंसिल कर लो, कितना बच गया, 7, 7 पे 2 72, 72, 9 8 72। इट मीन्स क्या आ गया, 1818। ठीक है, तो पूरा कंसेप्ट आपको मैंने बता दिया। यदि वो प्रथम से पूछता तो ये, एक बात और ध्यान रखना, अंत से वाला फार्मूला कब लगाएंगे, जब अंत से लिखेगा
फाइंड द वैल्यू ऑफ पर्टिकुलर टर्म फ्रॉम लास्ट लिखेगा, साथ में tn के साथ al की बात करेगा, तभी ये लगाना, नहीं तो हर हालत में फर्स्ट से इट मींस ये वाला फार्मूला लगाना a इंटू आर वाला। तो दोनों फार्मूले मैंने आपके सामने डिस्कस किए, यूज इसका करना था, बट मैं इसके हेल्प से, वही मैंने आपको बात बोला ना कि क्वेश्चन एक है, लेकिन इस तरह से हम उनको देख रहे हैं कि एक क्वेश्चन से आप अनेक क्वेश्चन बना पाओगे, बहुत इजीली आप इस काम को कर पाओगे, है ना। आ जाओ, अब हम लोग इस क्वेश्चन को कंप्लीट करते हुए यदि हम आगे की बात करें, बहुत लॉजिकल क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिया है। लोग बहुत परेशान होते हैं यार इस क्वेश्चन में, बहुत परेशान होते हैं। यहां मैंने क्वेश्चन लिया है, आप किसी से पूछो ना, बहुत अच्छे अच्छे लोग इसका गलत आंसर करके जाते हैं और बहुत तकलीफ होती है कहीं ना कहीं इस चीज को जब मैं लेता हूं। तो मैंने आपके सामने 3 पद लिए, 3 टर्म्स ली, और मैंने कहा कि इनका जो समांतर माध्य इट मीन्स एरिथमेटिक मीन ए है, गुणोत्तर माध्य इट मीन्स जियोमेट्रिक मीन जी है, और हरात्मक माध्य इट मीन्स हार्मोनिक मीन एच है। तो मैंने कहा इनमें क्या संबंध होगा, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन दैट, क्या संबंध होगा इनके बीच में। भाई मेरे सोचो, ये जो आपका समांतर माध्य है, एरिथमेटिक मीन है, जियोमेट्रिक मीन है और हार्मोनिक मीन है, ये वास्तव में इन सब का एक ही उद्देश्य है। सबका क्या उद्देश्य है, ये जो पद, ये जो वैल्यू दी है, इनमें से बीच वाली वैल्यू पता करना एक ही पर्पस है। अब मुझे एक बात बताओ, 5 5 और 5 है, उसके बीच में भाई मेरे न 4 आ सकता है न 6 आ सकता है, तो सभी पद एक जैसे हैं। तो आप दुनिया में किसी से भी पूछोगे, रास्ते में खड़े होके 1000 लोगों से पूछोगे कि बताओ 5 5 और 5 के बीच क्या आएगा, वो क्यों तो 4 कहेगा और क्यों 6 कहेगा, वो बोलेगा भाई 5 और 5 के बीच में आ सकता है, वो सिर्फ 5 आ सकता है। तो सीधी बात है, यदि आप इसका a निकालोगे तो भी 5 ही आएगा, आप इसका g निकालोगे तो भी 5 आएगा। बहुत सारे बंदों से पूछेंगे ना अपन कि इसका h क्या आएगा, वो बोलेंगे 1/5 1/5 आएगा, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि समांतर माध्य का उल्टा हरात्मक माध्य, एरिथमेटिक मीन का अपोजिट कन्वर्स जो है वो हार्मोनिक मीन है, रेसिप्रोकल है। नहीं, मेथड अलग है, बट दोनों से आंसर लगभग सेम आता, ऑलमोस्ट सेम आता। उसकी मेथड में एक्चुअली जो है वैल्यूज अपन उसको उल्टा करते हैं, है ना, बट दोनों का आंसर सेम होता बच्चा। तो आप इसका a निकालोगे तो भी 5, h निकालोगे तो भी 5 ही आएगा। इट मीन्स यहाँ a, g और h सेम आएगा। तो सभी पद, सभी टर्म्स की वैल्यू सेम है। उस केस में आप किसी भी मेथड से बीच वाला पद पता करो, सेंटर वैल्यू पता करो, आंसर सेम आएगा। तो फिर सेम आएगा तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ये वाला। हाँ, यदि सपोज ये ऐसा होता, सपोज 2 3 और 4 होता, फिर कोई पूछता कि इसके a मतलब a, g और h में क्या रिलेशन होगा, यदि जो वैल्यूज है वो छोटी बड़ी होती, तो उस केस के अंदर कभी भी वैल्यूज छोटी बड़ी है, उस केस में a सबसे बड़ा आता है, उससे बड़ा g आता है। तो इस केस में कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाता, ये बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाता, ठीक है। और यदि ये ऐसा कुछ भी नहीं देता और बोलता ए और जी के बीच में फाइनल रिलेशन, तो यदि मैं इन दोनों रिलेशन को कंक्लूड कर लूं, इस रिलेशन को और इस रिलेशन को, तो मैं ये कहूंगा कि ए, जी और एच नॉर्मली जब वैल्यूज छोटी बड़ी होती है तो ए इज ग्रेटर देन जी, जी इज ग्रेटर देन ए, बट वैल्यूज इक्वल होती है देन ये इक्वल भी हो जाता है। तो कुल मिला के रिलेशन तीनों के तीनों सही है, लेकिन केस अलग है। वैल्यू सेम है, ये तीनों सेम आएंगे। वैल्यू छोटी बड़ी है, सबसे बड़ा ए, जी और एच दोनों को कंक्लूड किया, ये वाला रिलेशन, तो ये रिलेशन भी करेक्ट है, ये रिलेशन भी करेक्ट है, ये रिलेशन भी करेक्ट है। बट यहाँ केस कौन सा है, वैल्यू सेम है। तो वैल्यू सेम है तो फिर आप ये समझ लो कि तीनों जो माध्य है ए और जी और एच है 100% वो भी सेम आएंगे। तो यहां भी आपने ए, जी, एच मतलब एरिथमेटिक मीन, जियोमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन में सारे रिलेशन खोल के अपने सामने रख लिए। अब इसमें किसी भी तरह का क्वेश्चन आता है, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं। कोई आपको बोलता 10 10 10 10 है, बोले क्या चाहिए, बोले आप इसका ए बताओ, समांतर माध्य बताओ, बोले 10, बोले एच बताओ, हरात्मक माध्य बताओ, बोले 10, बोले सब जब 10 10 है तो 10 और 10 और 10 के बीच में 9 थोड़ी ना आएगा, 10 और 10 के बीच में 11 थोड़ी ना आएगा। फालतू रट्टू तोते क्यों बन रहे हो, सोचो ना, दिमाग लगाओ ना भाई, यू आर मैथमेटिशियन, आपकी इमेजिनेशन होना चाहिए।
बुकिश नहीं होना चाहिए, पुस्तक के कीड़े नहीं होना अपने को, है ना। समझो, अपनी सोच विकसित करो। मैथमेटिक्स का सही मायने में जो यूटिलाइजेशन है दैट इज कि बंदे को सोचने की ताकत पैदा होए। और हम समझते हैं कि हमको स्कोर लाना है। मैथमेटिक्स जो है वो मेंटल एक्सरसाइज के लिए सबसे बेहतरीन है। यदि आप सोचने समझने की शक्ति पैदा करना चाहते हो तो जिन विषयों को आप टफ समझते हो आपको उनको एंजॉय करना पड़ेगा, तब जाके चीजें बनेगी। तब आपके माइंड में लंबे लंबे प्लान आएंगे फ्यूचर वाले, है ना। तो एंजॉय करो इसको बच्चा। चलो अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। ओके, ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। ये कॉम्बो पे एक है, आपके सिलेबस में 2 चैप्टर है। एक है सांख्यिकी जिसको स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं और दूसरा एपी और जीपी है। ये दोनों का कॉम्बिनेशन है। शायद सभी लोगों को मालूम है सांख्यिकी मतलब स्टैटिस्टिक्स में समांतर माध्य मतलब x बार ज्ञात करने का क्या फार्मूला है। सभी पदों का योग के जैसे भी पद है देखो नहीं वो कैसे हैं, सभी पदों का योग बटे पदों की संख्या, सम ऑफ ऑल टर्म्स ऑब्लिक नंबर ऑफ टर्म्स। सिंपल कंसेप्ट है यार, सिंपल। वो वाला फार्मूला लगेगा। अब यह बंदा कंफ्यूज होता है। बंदा क्या है उसका देख के दिमाग खराब हो जाता है। कैसे? बोलता है यार ये क्या चल रहा है यार, ये ए है, ये ए आर है, ये ए आर स्क्वायर है। बोलता है यार ये तो जीपी है ना, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन गुणोत्तर श्रेणी है ना। और आपका दिमाग खराब हो गया है, आप उसका समांतर माध्य पूछ रहे हो। बोलता प्रिंटिंग मिस्टेक है। जी नहीं, प्रिंटिंग मिस्टेक नहीं है। समांतर माध्य इट मीन्स एक्स बार को पता करने के 2 तरीके हैं। 2 तरीके हैं। एक तरीका वो है जो समांतर श्रेणी मतलब एपी में लगता है, और एक तरीका वो है जो दुनिया जहान में लगता है। वो दुनिया जहान में लगता है। तो मुझे इसका क्या पता करना है? एक्स बार पता करना है, समांतर माध्य पता करना है। क्या है तरीका बताओ? एक्स बार का सिंपल सा तरीका है कि जितने भी आपके पास में पद है जो वैल्यूज है आप सभी को प्लस कर दीजिए। ए आर स्क्वायर, और यदि कोई पूछे इसके लास्ट में क्या आएगा तो AR टू दी पावर n-1। और नंबर ऑफ टर्म्स क्या है? तो n है। अब मैं बोलूं क्या आपको समांतर श्रेणी ये जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन के योग के फार्मूले मालूम है? बोले हाँ सर पता है ना। बोले पता है तो बता दो मेरे भाइयों, फटाफट जवाब दे दो। इसको मैं थोड़ा चेंज कर रहा हूं ताकि आपको और क्लियर एक्सप्लेन कर सकता हूं, है ना, मजेदार तरीके से आपको क्लियर करता हूं चीजों को। तो यहां जो है वो मैं n लिख रहा हूं, समझना। आपके पास में, मैं सम की बात कर रहा हूं पहले, आपके पास में एक्स बार का जो फार्मूला है वो क्या है उसको आपके सामने रखता हूं। बोले सभी पदों का योग, जिसको सर आप SN भी बोल सकते हो। और यदि आपको इसको किस में बदलना है, समांतर माध्य में बदलना है, तो जो पदों का योग है सम ऑफ n टर्म से उसको डिवाइड कर दो n से। बोले SN का क्या फार्मूला? बोले 2 फार्मूले। बोले कैसे? बोले लिखता हूं आपके सामने, आपको भी याद आ जाएगा फटाफट। बोले लिखो सर, देखते हैं हम लोग भी। देखो एक फार्मूला तो आपके पास में ये है, AR टू दी पावर n-1 अपॉन r-1, एक ये फार्मूला है। एक ये फार्मूला भी है 1 - r टू दी पावर n अपॉन 1 - r, ये भी है। बोले हाँ सर है। बोले किसके फार्मूले? बोले सर ये तो SN के हैं, जीपी के SN के फार्मूले हैं, ये भी है और ये भी है। तो यदि इतना सा हिस्सा लिखे तो वो सम ऑफ n है, मतलब योग है। लेकिन आपके पास योग है और आप एक छोटी सी कलाकारी कर दो कि सर छोटी सी कलाकारी क्या करना? बोले आप ऑब्लिक में क्या लिख दो? सिर्फ n। आप ऑब्लिक में क्या लिख दो? सिर्फ n। तो अब ये जो हुआ ना, ये किसका बन गया? एक्स बार। तो ऐसे एक्स बार का ये भी एक फार्मूला बन गया, एक्स बार का ये भी एक फार्मूला बन गया। सिंपल सी बात है। एक्स बार मतलब समांतर माध्य, मतलब एरिथमेटिक मीन क्या होता है? बोले सभी पदों का योग सम ऑफ ऑल टर्म अपॉन नंबर ऑफ टर्म, पदों की संख्या। क्या आपके पास में योग का फार्मूला है, SN का फार्मूला? बोले हाँ। बोले उसको ऊपर लिख दो और कुछ ना करो, उसके ऑब्लिक में नीचे n लिख दो। जो लिखा है वो रहने दो, बटे में n लिख दो, खत्म हो जाएगा काम। तो बताओ यहाँ ये वाला फार्मूला n लिखा है, ये भी करेक्ट है। ये वाला फार्मूला सही है, n लिखा है, ये भी करेक्ट है। बट ये फार्मूला रॉन्ग है, यहाँ r पहले यहाँ r बाद में, रॉन्ग है। तो A और B सही, मतलब फाइनल जो मेरा आंसर है दैट इज D। ये क्वेश्चन आएगा, ध्यान रखना। तो चाहे जीपी हो, चाहे एचपी हो, चाहे एपी हो, समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी, हरात्मक श्रेणी, कोई सी भी श्रेणी हो, उसके आपके पास में SN के फार्मूले हैं, योग के फार्मूले हैं। वो फार्मूले लिख लो, जैसे हैं वैसे लिख लो।
और बटे में नीचे क्या लिख दो, एन। जैसे ही एन लिखोगे फिर वो योग नहीं बचेगा, फिर वो समांतर माध्य एरिथमेटिक मीन इट मीन्स x बार बन जाएगा। समझ लेना इस चीज को। तो जितने भी योग के मतलब एसएन के फार्मूले हैं आपको उसको लिखना है, अपने मन में लिखना है, जो जो आपके पास है, आपका होमवर्क समझ लो। वो फार्मूले लिख के ऑब्लिक में एन लिख दो। जैसे ही ऑब्लिक में एन लिखोगे फिर वो एसएन नहीं रहा, फिर वो एसएन ऑब्लिक एन हो गया, पदों का योग बटे पदों की संख्या हो गया, जिसको आप और हम लोग एक्स बार कहते हैं, समांतर माध्य कहते हैं, एरिथमेटिक मीन कहते हैं। क्लियर हो गई बात? ठीक है, तो आपने इसको भी बेहतर तरीके से समझ लिया है, खूब अच्छे से समझ लिया। चलो यहां भी कहीं ना कहीं कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहा है, कंफ्यूज होना नहीं है। कभी कभी डरावनी शक्लें दिखाता है, जैसे यहाँ ये दिखा रहा, बंदे इसको देख के कंफ्यूज होते हैं। भाई कंफ्यूज क्यों होते हो, इसका मीनिंग मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले आपको ये देखना है कि यदि गुणोत्तर श्रेणी मतलब जीपी की बात करोगे तो बगैर घबराए पहले फर्स्ट टर्म ए ले लो। सेकंड नंबर किसका लगता है, आर, सेम टू सेम। यदि आपकी समांतर श्रेणी मतलब एपी होती तो आर की बजाय डी की बात करते। आर यहां पर क्या आने वाला है कि सर 2/1 मतलब आर अपना कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इसमें इसका भाग देना रहता आपने को, सिंपल। अब यहां ध्यान दो, यहां ध्यान दो, यहां 2 की घात क्या है, 1, यहां 2 की घात क्या है, 2, मतलब पद यदि तीसरा है तो 2 की घात 2 है, पद यदि दूसरा है तो घात 1 है, मतलब पद का जो स्थान है घात उससे 1 कम है, ऐसा समझाना चाहता है। तो कितने पदों की बात कर रहा, बराबर 255, मतलब जो योग है वो योग क्या दे दिया इसने, 255। ये लो, योग 255 दे दिया, और योग 255 देके अपने से क्या पूछ लिया, एन। क्या पूछ लिया, एन, सिंपल। तो श्रेणी दी है मतलब पहला पद दिया है 1, आर 2/1 मतलब 2, और प्लस 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 करके लास्ट तक दिया 255 दैट इज एसएन, और अपने को क्या पता करना है, एन। तो फार्मूला तो सभी को पता है, खूब अच्छे से अपन इस चीज को क्लियर करके बता सकते हैं सामने वाले को। आ जाओ देखो, तो पहले फार्मूला अपन लिख लेते हैं, आर बड़ा है तो एस एन इक्वल्स टू ए इंटू आर टू द पावर एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1। जो जो इन्होंने दे रखा है वो आप लिख लीजिए, फटाफट जवाब दे देना मुझे। बोलो, एस एन प्लस प्लस करके ये जो 255 दिया इट मीन्स वो सभी का टोटल है, तो 255 ये हो गया आपका। ए मतलब पहला पद 1 है, आर मतलब दूसरा पद बटे पहला पद, जो रेशो आया, जो अनुपात आया वो कि 2 है, 2 की घात 1 माइनस 1, बटे में आर कितना है, 2 है, तो 2 माइनस 1। यदि और मैं आगे चलता हूं तो ये 255 है, 1 का गुणा करने से कोई मतलब नहीं, तो 2 की घात n माइनस 1 ऊपर है और बटे में क्या है, 1 है। बटे वाले 1 का कोई मतलब होता नहीं है, तो इधर 255 है, ये -1 इस साइड लेके आओ, +1 हो जाएगा, और यहां पर 2 की घात n हो जाएगा, यहां पर 256 हो जाएगा, और ये 2 की घात n हो जाएगा। अब ये 2 है तो इसको भी 2 की घात में बदल दो, 256 मतलब 2 की पावर, तो 2 की घात कितना होने वाला है, ये 8 होने वाला है ना, और यहाँ पर 2 की घात n। ठीक है, हम जानते हैं 2 की घात यदि 9 बोलते तो 512 हो जाता, 10 बोलते तो 1024 हो जाता, 2 की घात 8 हो गया। तो ऐसे करके ये कैंसिल हो जाएगा, तो n की जो वैल्यू है, n का जो मान है वो कितना आ जाएगा, 8। बहुत सिंपल हो गया है ना। तो इस तरह से आप चीजों को इजीली कर सकते हो, कहीं भी आपको कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। हमने एक ही लेक्चर में टीएन के फार्मूले देखे, फर्स्ट से लास्ट से, एसएन के फार्मूले देखे, कैसे एसएन के फार्मूले को अपन एक्स बार में कन्वर्ट कर सकते हैं, ऑब्लिक में लिख के वो देखा। मतलब इतने कम टाइम में आपने ऑलमोस्ट सारे कंसेप्ट देख लिए। अब जो कुछ और बहुत अच्छे कंसेप्ट है इंटरेस्टिंग वाले, वो एक और लेक्चर में लेके आऊंगा आपके सामने, उसमें जीपी भी कंप्लीट कर दूंगा। तो आपका टोटल ऑलमोस्ट सिलेबस में 10 लेक्चर, ओनली 10 लेक्चर में मैं कंप्लीट करने वाला हूँ। बहुत सस्ता सौदा है,
5 से 6 घंटे का टाइम लेके आपको ऑलमोस्ट 50% नंबर में कवर करा दूंगा। 25 में से 12 50% के आसपास, इसके आसपास घूमेंगे। बस आप इनको अच्छे से देख के तैयारी करें, बहुत हेल्प मिलेगी। थैंक यू, धन्यवाद। फिर मिलते हैं हम लोग। नमस्कार।